नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूँ। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि आज की सुर्खियाँ शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी मदद से ही हमें मजबूती मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम इस बुलेटिन को जारी रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107वें पायदान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट ने एक बार फिर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। 121 देशों की सूची में भारत को 107वां स्थान पर रखा गया है। अफगानिस्तान को छोड़कर भारत को दक्षिण एशिया के सभी देशों से पीछे बताया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक माध्यम है। जीएचआई स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है, जो भूख की गंभीरता को दर्शाता है, जहां 0 सबसे अच्छा स्कोर और 100 सबसे खराब। भारत का 29.1 का स्कोर इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो लगभग सभी देश भारत से बेहतर हैं। श्रीलंका को 64वां रैंक मिला है, नेपाल को 81वां और पाकिस्तान 99वां स्थान पर खड़ा है। अफगानिस्तान 109वां रैंक पर है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जो भारत से भी बदतर स्थिति में है। चीन सामूहिक रूप से 1 और 17 के बीच रैंक वाले देशों में शामिल है। इसका स्कोर 5 से कम है। भारत में 224.3 मिलियन लोगों को कुपोषित माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्प पोषण दर 2019-21 में 16.3% है, जबकि विश्व स्तर पर कुपोषित लोगों की कुल संख्या 828 मिलियन है। हालांकि बाल स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर में देश में सुधार के संकेत हैं। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चौथे राज्य में कर्नाटक में प्रवेश कर चुकी है। अब तक लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी एक तरफ पैदल चलते हुए आम लोगों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया और आम जनसभाओं में भी राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं। उन्होंने आज कर्नाटक के बल्लारी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और देश में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? कर्नाटक में 2.50 लाख सरकारी पद खाली क्यों है, यानी 2.5 लाख सरकारी पद खाली क्यों नहीं से भरा क्यों नहीं गया? कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों, नोटबंदी, जीएसटी और कोविड को उल्लंघन के कारण इस देश में 12.50 करोड़ युवाओं ने अपना रोजगार खोया। रोजगार देने के बजाय करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि शुरुआत में हमने सोचा था कि 3500 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं है, मगर जब हमने चलना शुरू किया, कुछ दिन बाद चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति पीछे से यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। हम भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। ये सफर 3500 किलोमीटर का है। इसकी शुरुआत कन्याकुमारी से की, उसके बाद केरल और अभी हम कर्नाटक में हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 4 राज्य, सैकड़ों किलोमीटर, लाखों लोग और सफर आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जुड़ रहा है नफरत, बेरोजगारी, महंगाई के विरुद्ध। उन्होंने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कर्नाटक में सरकारी नौकरी खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जीवन भर बेरोजगार रहिए। कोऑपरेटिव बैंकों में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में स्कैम, इसलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। रोजगार देने की बजाय करोड़ों युवाओं को अब बेरोजगार कर दिया गया है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान। उनके पास बिना किसी निगरानी के परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम होने का अनुमान लगाया जाता रहा है। बाइडेन चीन और रूस के संबंध में अमेरिकी विदेश नीति पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक
पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन लॉस एंजल्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंपेन को संबोधित कर रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए $45 करोड़ यानी 3,581 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी थी। ये पिछले 4 साल में इस्लामाबाद को दी जाने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता थी। बावजूद इसके बाइडेन का पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताने वाला बयान सामने आया है। बताया जाता है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशंस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अब यूएस को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि उसे पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने से क्या फायदा मिल रहा है। दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में कितने मजबूत और फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इस लिहाज से बाइडेन का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ी पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 आज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा। अमीरात द्वारा संचालित दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 आज बेंगलुरु की केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। बेंगलुरु देश का पहला दक्षिणी शहर बन गया जहां दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान की सेवाएं शुरू की गई। सहकारिता मंत्री ST सोमशेखर और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंध निदेशक और CEO हरि मरार ने इसे ऐतिहासिक बताया है। BIAL के मुख्य रणनीति और विकास अधिकारी सत्यकी रघुनाथ ने कहा है कि बेंगलुरु दक्षिण भारत का पहला शहर बन गया है जहां अमीरात की प्रमुख A380 सेवाएं उपलब्ध हैं। रघुनाथ ने कहा कि विमान का आगमन बेंगलुरु हवाई अड्डे पर परिचालन क्षमता और यात्रियों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। नई A380 सेवा दुबई बेंगलुरु रूट पर बेहतर अनुभव देगी। यह न केवल यात्रा को सुखद बनाएगी बल्कि दोनों देशों के बीच यातायात को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगी। अमीरात के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी अदनान काजिम ने कहा कि हम बेंगलुरु और कर्नाटक राज्य के साथ विशेष संबंध साझा करते हैं। यह पारस्परिक विकास और समृद्धि में से एक है। नीतीश कुमार का स्टीमर गंगा में जेपी सेतु से टकराया। खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में शनिवार को भारी चूक हुई। वह पटना में गंगा नदी किनारे छठ घाटों की तैयारी का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान स्टीमर जेपी सेतु से टकरा गया। हालांकि हादसे में नीतीश बाल बच गए। बताया जा रहा है कि उन्हें मामूली चोट भी आई है। बाद में उन्हें दूसरी स्टीमर से किनारे लाया गया। आपको बता दें कि बिहार में प्रतिवर्ष छठ महापर्व का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है। इसमें पटना में गंगा नदी के किनारे भी लाखों लोग जमा होते हैं और डूबते व उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से छठ घाट का निर्माण कराया जाता है जबकि सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाते हैं। इस बार की तैयारी का निरीक्षण करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे थे, तभी यह घटना हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। आतंकियों ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में कश्मीरी पंडित पर फायरिंग कर दी है। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान चौधरी गुंड निवासी पूरन कृष्ण भट्ट के रूप में हुई है। वह सुबह अपने घर के पास बागान में काम के लिए जा रहा था। इस दौरान आतंकी आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और लगातार फायरिंग चल रही है। इससे पूर्व भी जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले के साडुनारा गांव में आतंकियों ने अगस्त में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी साल जून में लगातार हुई टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने लगे थे। तब सरकार ने सरकारी नौकरी कर रहे पंडितों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया था। हालांकि पंडितों का कहना था कि उनका ट्रांसफर घाटी के बजाय जम्मू में कर दिया जाए। अमूल ने फिर बढ़ाए दूध के दाम। अमूल ने शनिवार को यानी आज दूध की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया है। अब 1 लीटर फुल क्रीम अमूल दूध के पैकेट के लिए उपभोक्ताओं को 61 रुपये की जगह 63 रुपये चुकाने होंगे। साथ ही भैंस के दूध की कीमत भी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। कंपनी ने इससे पहले भी अगस्त और मार्च माह में भी दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपये की वृद्धि की थी। आश्चर्यजनक रूप से गुजरात में अमूल दूध की कीमत में कोई वृद्धि इस बार नहीं की गई है। वहां पुराने रेट पर ही दूध
मिलता रहेगा। जाहिर है इसकी वजह गुजरात में होने वाला विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि गुजरात के लोगों को यह राहत इस चुनाव के संपन्न होने तक मिल सकती है। अमूल कंपनी की ओर से इस बार रेट बढ़ाने की वजह नहीं बताई गई है। हालांकि इससे पहले अगस्त में जब कीमतें बढ़ाई गई थी तब कंपनी का कहना था कि पशु चारे की कीमत लगभग 20% बढ़ गई है, इसीलिए ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ने के कारण ही कीमतों में वृद्धि की गई है। हिमाचल के वोटरों को रिझाने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का दौरा किया। उन्होंने यहां आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेसी लोगों को आग लगाए बगैर चैन नहीं आता है। अब हाटी समुदाय को आदिवासी का स्टेटस दे दिया तो दलित लोगों को, अनुसूचित भाई बहनों को उकसाने के लिए कहेंगे कि आपका अधिकार चला गया, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पेन से लिखकर सभी दलित समाज को सुरक्षित किया है। तीनों प्रकार के आरक्षण, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति हो या सरकारी नौकरियों का, ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय करके यहां की हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं क्योंकि सालों तक यहां संगठन का काम किया है। गृहमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि हिमाचल मेरा है क्योंकि उनका हिमाचल वासियों से लगाव है। इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं कि कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है, आपका कोई अधिकार कहीं नहीं जाने वाला है। अमित शाह ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में एक नया रिवाज बनने जा रहा है। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, कोई नई बात नहीं है। पहाड़ी के उस ओर उत्तराखंड में कांग्रेसी कहते थे रिवाज है, अब हमारी बारी है, लेकिन कोई रिवाज नहीं चला। 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। ये डबल इंजन सरकार जो है, इसे हमने देखा है और समझा है और इसके फायदे देखे हैं। दिन लद गए हरी टोपी और लाल टोपी, ऊपर का हिमाचल और नीचे का हिमाचल कुछ नहीं है। हरी टोपी भी भाजपा की और लाल टोपी भी भाजपा की है। ऊपर भी भाजपा है और नीचे भी भाजपा है। उन्होंने कहा मैंने हिमाचल के मिजाज को जाना है। यहाँ 2/3 बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान पर छोड़कर गए थे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 10वें नंबर पर नहीं आई। आपने 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। 8 साल में ही भारत की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गई है। हिजाब बैन के समर्थन में फैसला सुनाने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को अलविदा कहा। हिजाब बैन के समर्थन में फैसला सुनाने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को अलविदा कह दिया है। अपने विदाई के दौरान उन्होंने कहा कि एक जज का काम किसी को खुश करना नहीं है, क्योंकि कोर्ट के आदेश से कोई एक पक्ष नाखुश जरूर होगा। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि लोगों को खुश करने की कोशिश कर कोई जज के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। यह भूमिका सार्वजनिक जीवन में दूसरों के लिए है। उन्होंने इस दौरान बार और बेंच में अपनी लंबी यात्रा के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि वह कठोर थे और कभी कभी अपना आपा भी खो देते थे। हेमंत गुप्ता ने माना कि उन्होंने कई गलतियां भी की होंगी, लेकिन यह पूरी तरह से अनजाने में हुआ होगा। आपको बता दें कि गुप्ता को जुलाई 2002 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनका ट्रांसफर फरवरी 2016 में पटना हाईकोर्ट में कर दिया गया था। इसी साल अक्टूबर में यहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें मार्च 2017 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा, 7वीं बार एशिया कप पर कब्जा। खेल की दुनिया से भारत के लिए अच्छी खबर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए 7वीं बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा जमा लिया। एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने शानदार 51 रनों की पारी खेली। फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई टीम पूरी तरह से फेल नजर आई। पूरी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर सिर्फ 65 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट
चटकाए। सिलहट में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंकाई टीम को 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 65 रनों पर ही रोक दिया। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने 3 और राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा को 2-2 विकेट मिले। वहीं 66 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने यह लक्ष्य 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 51 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली। पुतिन की चेतावनी, रूसी सेना के साथ नाटो सैनिकों की टक्कर वैश्विक तबाही होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी सेना के साथ नाटो सैनिकों की टक्कर वैश्विक तबाही ला सकती है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूसी सेना के साथ सीधे संपर्क या सैनिकों के साथ नाटो का सीधा टकराव एक बहुत ही खतरनाक कदम होगा जो कि वैश्विक तबाही का कारण बन सकता है। पुतिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो लोग यह कहते हैं कि काफी समझदार है कि ऐसा कदम न उठाएंगे। इससे पहले पुतिन ने पिछले महीने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में कब्जा करने के बाद रूसी क्षेत्र की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की चेतावनी दी थी। इस कदम की संयुक्त राष्ट्र ने इस सप्ताह निंदा की थी। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मंगलवार को G7 राष्ट्रों ने भी चेतावनी दी थी कि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के गंभीर परिणाम होंगे। G7 राष्ट्रों यानी यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और जापान के नेताओं ने कहा था कि बयान में कहा गया था कि हम जानबूझकर रूसी एस्केलेटरों कदमों की निंदा करते हैं जिसमें जलाशयों की आंशिक लामबंदी और गैर जिम्मेदार परमाणु बयानबाजी शामिल है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। रूस द्वारा रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों के किसी भी उपयोग के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। हमारे लिए आपका सहयोग और समर्थन जरूरी है। यह समर्थन हमें हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर आप कर सकते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।